अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम यूरोप के एक उभरते हुए रुझान पर बात करेंगे, जहां दाएं बाजू की जमातों का इक़्तिदार में आना, हुकूमतों का नेशनलिज्म की तरफ झुकाव और तारिकीन वतन को वापस वतन जाने के बयानात। ये रुझान न सिर्फ यूरोप की सियासत को मुतासिर कर रहा है, बल्कि आलमी सतह पर इंसानी हकूक और माशरती हम आहंगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ये पॉलिसियां यूरोप की सलामती के लिए ज़रूरी हैं? क्या ये तारिकीन वतन के हकूक की खिलाफ वर्जी हैं? इस बात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से बिलाल इफ्तिखार खान, और जबकि जर्मनी के शहर बॉन से सैयद हैदर नकवी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं इन मामलों पे। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। सबसे पहले मैं बिलाल साहब से बात कर लूँ। बिलाल साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये नेशनलिज्म का मफहूम है क्या? ये है क्या बेसिकली नेशनलिज्म? देखिए, नेशनलिज्म का आइडिया जो है कोई नया आइडिया नहीं है। हम अगर तारीख उठा के देखें तो ग्रीक्स जो थे, काफी अपने ऊपर प्राइड उनको था। आप ग्रीक माइथोलॉजी उठा के देख लें तो एथेनियंस जो हैं उनका एक प्राइड नजर आ रहा है। ट्रॉय वाले जो हैं उनके अंदर एक प्राइड नजर आ रहा है, बेसिकली अपनी आइडेंटिटी और अपने वजूद से एक फख्र जो है, उसकी कैफियत है नेशनलिज्म। और उसके बाद आप देखें कि यही नेशनलिज्म आपको रोम में भी नजर आता है कि हम सुपीरियर हैं उनके मुकाबले में। पर्शियंस भी अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं। बेसिकली ये खुद को अपनी पहचान के ऊपर प्राइड, और वो प्राइड भी उस मकाम पे कि जहां पे दूसरे आपको कमतर नजर आना शुरू हो जाएं। इसको आसान लफ्जों में मैं कहूंगा कि ये नेशनलिज्म है। और इसी नेशनलिज्म का हमने देखा, जब ये आपका नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको इस नेशनलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा, अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि इन ताज़ा खुदाओं में एक खुदा वतन है। तो ये आपको यूरोप के अंदर नजर आएगा नेशनलिज्म। मुसलमानों के अंदर इसके मुकाबले के अंदर उम्मत का जो है वो कॉन्सेप्ट है कि एक हो मुस्लिम हर्म की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर। और इसी नेशनलिज्म के पीछे जब हम देखते हैं, अगर आप इसकी तारीख में जाएं, खास तौर पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होती है, जो पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस भी किया, और इतनी तबाही होती है, इतनी तबाही होती है कि सारी दुनिया कहती है कि ये आखिरी जंग होगी। और फिर आप जानते हैं कि लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो परवान चढ़ती है, लीग ऑफ नेशन बनती है। लेकिन वो जैसे कि कार्ल मार्क्स ने ऑब्जर्व किया था कि जब आप लिबरलिज्म की बात करते हैं तो ये अटैच ऑटोमेटिकली होती है कैपिटलिज्म के साथ। जो लिबरल आइडियोलॉजी इस वक्त वेस्ट जिसे फॉलो कर रहा है, वो कैपिटलिज्म के माशी निज़ाम के साथ नथी है। और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो कैपिटलिज्म है, इसके अंदर कुछ इनहेरेंट किस्म के जो है ना मसाइल हैं, जिसकी वजह से ये गाहे बगाहे जो है मुख्तलिफ क्राइसिस का शिकार होता रहता है। और अगर आप पिछले जो 20-30 सालों की उठा के तारीख देख लें तो 2008 के अंदर भी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस नजर आते हैं। आपको नजर आता है कि खास तौर पे न्यू लिबरलिज्म, जब आपका रूस टूटता है और न्यू लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसका होल्ड होता है कि आप ट्रेड ट्रेड बैरियर्स खत्म करें वगैरह वगैरह, तो उसमें जो कोर ममालिक जो हैं उनको तो फायदा हो रहा होता है, लेकिन उसी कोर की जो अंदर जो इतने मजबूत नहीं है, जिसे आप पेरिफेरी कह सकते हैं, उनके अंदर मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। अभी एक मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था कि ये जो अमेजोन है, अमेजोन ने यूरोप की इकोनॉमी के ऊपर बड़ा गहरा असर डाला है। जो ट्रेडिशनल उनका रिटेल का सिस्टम था, उसके अंदर खराबी पैदा की है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं और माशी तौर पे काफी उनको बिल्कुल, चैलेंजेस आ रहे हैं। तो बिल्कुल। अब हो ये रहा है कि जैसे जैसे मईशत खराब हो रही है तो वो नस्ल, अब कहीं ना कहीं तो आपने इसके रूट ढूंढना है। आप जानते हैं कि ये वे यूरोप को आउट जितने निकाल लें। अफ्रीका को और हमें और क्या नाम है फार ईस्ट तक कॉलोनाइज किया था। ऑल्दो नॉर्वे कॉलोनाइजर्स में से नहीं था, लेकिन इन्होंने हमें कॉलोनाइज किया, इन्होंने यहाँ से हमारा माल उठाया। वो एक कोर और पेरिफेरी का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब बिल्कुल। हुआ ये कि इनको अपना चक्का चलाने के लिए, अपनी मईशत का चक्का चलाने के लिए मजदूर चाहिए थे, जो आप जानते हैं कि जो है ग्लोबल साउथ से आए। हम्म। पहले तो इन्होंने उनका बड़ा फायदा उठाया, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो खुद मजबूत होने लग गए। अब इनको बिल्कुल। अपनी आइडेंटिटी और अपने सर्वाइवल का मसला जो है वो नजर आना शुरू हो गया है। इसी वजह से अब हम्म। आपकी जो यहाँ की पार्टी है, प्रोग्रेस पार्टी, वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत जल्द नॉर्वे को इस्लामाइज कर दिया जाएगा।
वो उन लोगों को जिन्होंने नॉर्वे को बनाने बिल्कुल। में कलीदी किरदार अदा किया, उनको वो तमाम बुराइयों का जो है जिम्मेदार समझ रहे हैं। इसी तरह पूरे यूरोप के अंदर ये हो रहा है कि जिन लोगों ने इस यूरोप, मौजूदा यूरोप को बनाने में कलीदी किरदार अदा किया, जिनकी मेहनत खून पसीने से इनकी फैक्ट्रियां बिल्कुल। चली, अब इनको वो बुरे नजर आ रहे हैं। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि वो डोमिनेट करेंगे। अच्छा, एक लास्ट जी। पॉइंट मैं उसमें दूंगा। दूसरी बात ये कि लिबरलिज्म के बारे में ही जो है ना, जब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इसके अंदर कुछ इनहेरिट इनबिल्ड ऐसे फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर क्राइसिस आती हैं, तो वहां पे दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कैपिटलिज्म के ऊपर एक तनकीद भी ये भी होती है कि इसने इंसान की रूह जो है ना वो खींच के इसको कंज्यूमरिज्म पे लगा दी है। बिल्कुल अब ऐसे वो ही। रूह तो निकल गई है। अब जो मुस्लिम खास तौर पे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो अपने साथ एक स्पिरिचुअल सिस्टम लेके आ रहे हैं। जो इस्लाम का एक स्पिरिचुअल सिस्टम है, चाहे वो अहले तशी हो चाहे वो अहले सुन्ना हो, वो अपने साथ एक स्पिरिचुअल सिस्टम रखते हैं। अच्छा, जब वो स्पिरिचुअल जरा सिस्टम सा हम इनके इसकी तरफ माशरे आते में हैं, हम आता है, अब बीच में हम आगे। माशरे में आता है, जी जी। माशरे में आता है, तो ऑब्वियसली जो कन्वर्ट्स जो हैं उनके अंदर इजाफा हो रहा है। तो जो जिन्हें आप अल्ट्रा राइट कहते हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, उनको इस बात पे भी प्रॉब्लम है कि जिस हिसाब से कन्वर्शन हो रही है, तो कहीं ये हमें डोमिनेट आइडियोलॉजिकली और हर चीज में ना करने लग जाए, और हमारा जो बिल्कुल होल्ड एक है। खौफ है एक इनको इस चीज का। हैदर साहब ये बताएं कि यूरोप, जर्मनी समेत दाएं बाजू की जमातें जो है बड़ी तेजी से इक़्तिदार में आ रही हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, एक वजह कोई नहीं है। देखिए, कुछ वजूहत तो बिलाल साहब ने बताई हैं कि एक स्लेवरी सिस्टम था जिसके तहत लोगों को लाया गया। लेकिन उस वक्त ये था कि भाई इनको इनसे काम लिया जाएगा और उसके बाद जो है इनका रोल ख़त्म हो जाएगा, और हम अपने जो है जितनी इंडस्ट्री है उसको जो है ऑर्गेनाइज कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन वो लोग यहाँ पे उन्होंने कदम जमा लिए। अब उसके बाद वो, चूंकि बाहर से लोग जब कहीं भी जाते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं सन ऑफ सॉइल के मुकाबले में, वो ज्यादा, क्योंकि उनका स्ट्रगलिंग फेज होता है, वो अपने आप को एग्जिस्ट करना चाहते हैं, बका की ज्यादा जंग मेहनत। होती है। हाँ, बका की जंग होती है, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि वो ज्यादा आगे निकले। अच्छा, यूरोप की अगर मैं सिर्फ जर्मनी की अगर बात करूं, जर्मनी में नेशनलिज्म को बहुत सख्ती से दबाया गया, क्योंकि नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म में बड़ा बहुत ही बारीक सा फर्क है, सिर्फ थोड़ा सा रह जाता है। तो नेशनलिज्म की वजह से पैट्रियोटिज्म को भी यहाँ खत्म किया गया। इन्होंने अपना नेशनल डे बिल्कुल खत्म कर दिया। इन्होंने अपनी ऐसी सारी चीजें जो उनकी निशानी बन सकती थी कि यहाँ से नेशनलिज्म निकल सकता है, वो खत्म कर, क्योंकि इनके ऊपर एक धब्बा लगा हुआ था वो यहूदियों को जलाने का, ऑशविट्ज कैंप का जो, होलोकॉस्ट। हाँ, होलोकॉस्ट का। उसकी वजह से ये अपने आप को बिल्कुल डिक्लाइन कर रहे थे हर लेवल पे। और ये उसका रिजल्ट ये निकला कि फॉरेनर्स यहाँ पे जो थे वो मजबूत हो गए, उन्होंने अपने कदम जमा लिए, वो बिजनेस भी उन्होंने अच्छे कर लिए, उन्होंने अपने प्रॉपर्टीज खरीद ली, उन्होंने यहाँ पे सरमायाकारी कर ली। उसका रिजल्ट ये निकला कि जर्मन्स थोड़ा सा पीछे रह गए। अब वो जो पीछे रह जाते हैं माशी तौर पर, वो हमेशा ये समझते हैं जो आगे निकल गए उनकी वजह से हम पीछे रहे। वो ये नहीं देखते कि हम खुद कितना ना कितना कसूर है। सुस्त हैं, काहिल हैं, लेजी हैं। अब एएफडी एक जमात है यहाँ की, उसने थोड़ा सा नेशनलिज्म को इम्प्रूव किया है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं इलाकों में जीती है जहां पे पहले से जो है वो नेशनलिज्म था, ईस्ट के इलाकों में। लेकिन जनरली इस वक्त मैं समझता हूं कि कहीं भी किसी मुल्क में नेशनलिज्म अगर आगे बढ़ रहा है, उसकी वजह कौमों का तशख्खुस नहीं है, बल्कि मुआशी मसाइल हैं। वो मुआशी मसाइल जो हैं वो इनको जो है, जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में आप जिससे बात करें, वो जब उसको कुछ नहीं मिलता तो वो फिर अपना नेशनलिज्म लेकर आ जाते हैं, जी सिंधियों को कुछ नहीं मिल रहा, महाजरों को नहीं मिल रहा, पठानों को नहीं मिल रहा। जाते एक्चुअली हैं। क्या होता है, हाँ, स्ट्रगल फेज जो है ना वो पूरा नहीं होता है। और स्ट्रगल फेज ना होने की वजह से जर्मनी हो या नॉर्वे हो या फ्रांस हो, हर जगह नेशनलिज्म इसीलिए आगे आ रहा है कि जब लोग अपने हिसाब से मेहनत नहीं करते हैं, अपने हिसाब से जो मुआशी फवायद जो है हासिल नहीं करते हैं, फिर जो आगे निकल जाते हैं उन पर इल्जाम दे देते हैं। इसका नेशनलिज्म का माशरती इक़्तिदार पे जो है हैदर साहब, इसका क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। देखिए, देखिए, जब आप जो लोग आपके सोसाइटी में, जैसे एरिस्टोटल ने कहा था कि आप जब सोसाइटी में अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आगे लाते हैं तो आपकी सोसाइटी ऊपर जाती है। लेकिन जब आप जो है वो पढ़े लिखे लोगों को पीछे करते हैं तो आपकी सोसाइटी नीचे जाती है। अब ये जो रिजल्ट निकल रहा है उसका, नेशनलिज्म की वजह से जो अच्छे लोग हैं
उनको सिर्फ इस वजह से पीछे रखा जा रहा है क्योंकि वो जर्मन नेशनल नहीं है, क्योंकि वो यहाँ के सन ऑफ सॉइल नहीं है, यहाँ के जो जनरेशन है वो यहाँ पैदा नहीं हुई है, इस वजह से उनको पीछे रखा जाए। अभी भी मैं आपको बताऊं, इतना लिबरल है जर्मनी, इतना लिबरल है, लेकिन मेरा ताल्लुक है बड़े लेवल्स पे इन जर्मनों के साथ काम करने का। वहां पे अब भी जो है सिर्फ जर्मन्स को फोकियत दी जाती है। आप इनकी फॉरेन सर्विस देखें, फॉरेन सर्विस में हालांकि पुलिस में आ गए हैं फॉरेनर्स, आपके सिटी गवर्नमेंट में आ गए, लेकिन अभी तक फॉरेन सर्विस में नॉन जर्मन जनरेशन वाइज वो नहीं आए। यानी उनका ना तो इन पे कॉन्फिडेंस है, ना इनको वो आगे आने देना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा आगे ऊपर आ गए। अब देखें, कोरोना की जो वैक्सीन जर्मनी में बनाई थी, वो एक तुर्की आदमी था। यानी आपके पास हैं लोग जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उनको मौका नहीं देना चाहते। और उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि अब हमारे जो लोग हैं वो यहाँ से जब देखते हैं हमें मौका नहीं मिल रहा, तो वो यहाँ से हिजरत कर जाते हैं, वो किसी और मुल्क में चले जाते हैं जहां पे उनको ज्यादा मौके मिल सके, अमेरिका में या कनाडा में। तो हम्म। ये भी एक गैप पैदा होना शुरू हो गया है कि फॉरेनर्स जो अच्छे, अच्छा दूसरी एक बात यह है कि यहाँ पे यूरोप जर्मनी में जो एथनिक जर्मन नहीं है लेकिन गोरे हैं, ईस्ट यूरोप के हैं, उन्हें तो ये अपने आप में अब मर्ज कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो लोग इस्लामिक कंट्रीज से आए हैं, तुर्की से, सीरिया से, इंडिया, पाकिस्तान, इधर मुल्कों से, वो अभी तक यहाँ की सोसाइटी में वो इनको मर्ज करने को तैयार नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपना, जैसे इंग्लैंड की आप देखें, इंग्लैंड में पहले पाकिस्तानियों ने मर्ज होने की कोशिश की, अंग्रेजों ने नहीं किया, अब वहां पे बिल्कुल अलग हो गए। अंग्रेज बहुत दूर हैं, पाकिस्तानी बहुत दूर हैं। तो यही चीज अब यहाँ जर्मनी में भी मुझे नजर आ रही है। बिलाल साहब, ये बताएं कि ये जो नेशनलिज्म है, इसका जो उरूज आ गया, तो ये यूरोप में क्या तब्दीली लेके आ सकता है, क्या चेंज होगा? अच्छा, मैं थोड़ा सा सर की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि नेशनलिज्म हमेशा, क्योंकि एक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, जब आप देखते हैं कि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो काम नहीं कर रही है, तो जाहिर बात है आप उस पर रिएक्ट करते हैं कि मेरे से बेहतर लोग आ गए हैं, तो वो रिएक्शन भी एक जो है ना वजह उसकी है। जर्मन्स एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स, यानी कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि मौजूदा जिस मकाम पे साइंटिफिकली इंसानियत पहुंची हुई है, तो यही यूरोप था जिनके लोगों ने मेहनत की। हम लोग तो अपनी गुलामी के रोने रो रहे थे उस वक्त। उस वक्त ये यूरोप तरक्की कर रहा था, चीज़ें डिस्कवर कर रहा था, बना रहा था, आगे जा रहा था। तो मसला कहाँ पे आया कि जब उसी तरक्की को कायम रखने के लिए हम लोगों को बुलाया, तो अब हम उनके लिए थ्रेट बन गए। अच्छा, एक जो साइकिल हमें नजर आ रहा है ना, जिसके ऊपर हाल ही में ब्लूमबर्ग ने भी एक आर्टिकल छापा है, कि जिस किस्म की हमें इकॉनमी नजर आ रही है, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली, और ये जो न्यू लिबरल एजेंडा जो है, इसने खुद यूरोप को ज्यादा डैमेज किया है। हमें तो ईस्ट को तो डैमेज फुल किया ही डैमेज किया हो है, रहा है, उनको भी इकोनॉमिक बहुत, डाउन हो रही है इनकी। इकोनॉमीज डाउन हो रही हैं। फिर वो जो विद इन जो स्ट्रगल्स हैं वो हमें सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन के जो हुए हैं उसमें भी राइट विंग ऊपर आए हैं। और राइट विंग का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो जो इंटीग्रेशन, जो जिन्हें आप कहते हैं, जो एंटीथीसिस थे इस यूरोपियन इंटीग्रेशन को, क्योंकि ये एक वो बहुत बड़ा एक बड़ी बात थी कि इतने ज्यादा यूरोप के ममालिक मिले और उन्होंने एक यूनियन बना ली, लेकिन इनके इस आइडिया के खिलाफ भी लोग थे। और हम देख रहे हैं कि उस आइडिया के खिलाफ, जो इंटीग्रेशन के आइडिया के खिलाफ लोग हैं, वो खुद यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस के अंदर आगे आए हैं, राइटिस्ट आगे आए हैं। नंबर वन। नंबर टू, अभी मैं आपको बता रहा था कि ब्लूमबर्ग पे हाल ही में एक आर्टिकल छुपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ट्रंप के आने के बाद ये चीज़ तो नज़र आ रही है कि रिटर्न ऑफ मर्केंटाइलिज्म। अच्छा, मर्केंटाइलिज्म जो है ये कैपिटलिज्म से पहले था, कि प्रोटेक्टिव इकोनॉमीज होंगी। हम्म। और ट्रम्प भी हमें ऐसे नजर आ रहा है, और यही चीज अब ये जो हम अमेजोन की बात कर रहे थे, और इसी तरीके से जो आपके नए तरीके, क्योंकि दुनिया एवॉल्व कर रही है, इकोनॉमीज भी एवॉल्व कर रही हैं, तो हमें ये बिल्कुल चीज ऐसे। नजर आ रही है कि शायद बहुत जल्द हम प्रोटेक्टिव इकोनॉमीज, मर्केंटाइल इकोनॉमीज आपको इसका यूरोप में देखने को यूरोप मिलेंगी। के ऊपर क्या असर यूरोपियन हो, यूनियन सबसे तब्दीली क्या आ बड़ा सकती है? इसका सबसे बड़ा असर जो है, जो सियासत पे कैसे हमें नजर असरअंदाज आ होगी सकता है, ओवरऑल? वो ये नजर आ सकता है कि आपकी यूरोपियन यूनियन का जो शायद कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो जाए। ठीक है, जब आप प्रोटेक्शन के ऊपर आ जाएंगे, बेसिकली तो ये लिबरल आइडिया है ना यूरोपियन यूनियन का भी, कि आपके बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए, आपकी मूवमेंट जो है वो होनी चाहिए विदाउट एनी, जो है कोई आपको रोके ना। तो प्रोटेक्टिव जब ये आएंगे, तो बेसिकली अभी आपकी प्रोग्राम की तैयारी में मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लिबरल्स ऊपर आए, फिर हमने देखा कि ग्रेट डिप्रेशन की तरफ बात गई,
और ग्रेट डिप्रेशन के अंदर इकोनॉमीज जब तबाह हो रही थी, खासतौर पे जर्मनी वगैरह जो हारे थे, तो उसके रिएक्शन के अंदर एक नेशनलिज्म परवान चढ़ा। फाशिज्म जो है उसकी आइडियोलॉजी चढ़ी कि एक तरफ आपको ने जर्मनी को देखा कि उस नेशनलिज्म के अंडर मेरेकुलस उसने तरक्की की, और हिटलर की जो क़यादत के इसी तरीके से मैसोलूनी आपका जो है वो इटली के अंदर था। तो हालात तो तकरीबन उसी तरीके से जा रहे हैं। अच्छा, फिर एक और बात कि राइज ऑफ चाइना जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ है इस वक्त, यूरोप के साथ लिए भी और वेस्ट के साथ भी। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया था कि 1998 में एक स्टडी हुई थी, सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन 21st सेंचुरी, एडिटेड बाय ज़ल्मे खलीलजाद, रैंड कॉर्पोरेशन ने ये की जारी की थी। और उन्होंने कहा था कि जो नेक्स्ट सदी आ रही है उसमें जो मक्का ऑफ इकॉनमी है, ग्लोबल इकॉनमी, वो फार ईस्ट की तरफ जो है वो जा रहा है। बड़ी कोशिश की गई, लेकिन हमें यही नजर आ रहा है कि ऑल्दो चाइनीज इकॉनमी भी साल कुछ चैलेंजेस कर रही है, लेकिन एक असर जो है उसकी ग्रोथ का, इस वक्त वो नंबर 2 पावर बन चुकी है। और अगर आप इकॉनमी देखें तो वो तकरीबन अमेरिका भी डिपेंडेंट है कि 550 बिलियन डॉलर्स की बायलेटरल ट्रेड है। लेकिन अमेरिका भी उस चीज को पसंद नहीं करे इस ट्रेड के बावजूद, क्योंकि जिस तरीके से चाइना आगे अपने बाजू फैला रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है अमेरिकन के लिए। अच्छा, अब इन तमाम चीजों को अगर आप लेके आए तो विद इन वेस्ट भी आप रॉबर्ट केगन को पढ़ें तो उसने ऑन पैराडाइज एंड पावर, उसके अंदर उसने कहा कि यूरोप की जो ये यूरोपियन यूनियन जो है, इसका जीडीपी, क्योंकि कंबाइंड जीडीपी अमेरिकन जो जो है उनको जो है एक चैलेंज करता था। तो एक चीज हमें ये भी नजर आ रही है कि इस यूरोपियन यूनियन के फेलियर के पीछे अमेरिकन का भी एक बहुत बड़ा हाथ था, वो जी, इसे अमेरिका भी पसंद, कंट्रोल करता है काफी हद तक। वो उसका पसंद नहीं करता था। अभी सर कह रहे थे जर्मनी, जर्मनी के ऊपर एक बोझ डाला गया, एक गिल्ट डाली गई रशिया, ये जो ज्यूज का हॉलोकास्ट की। और इस वक्त भी जर्मनी जो है उसको यूज करने की कोशिश की गई है, और बल्कि किया गया यूक्रेन की जंग के अंदर इनके खिलाफ। अब दोबारा मैं आऊंगा क्योंकि आप उस वक्त नॉर्वे की बात कर रहे थे। तो नॉर्वे के अंदर भी हम देखते हैं तो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है, एक यूरोप इसको के सबसे बड़ा जो खतरा है, बच्चे नहीं उस तरह पैदा हो रहे। जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनके बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, आबादी ज्यादा बढ़ रही है। तो उनके अंदर जो है वो जो एक पहले सेंस ऑफ सुप्योरिटी था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी के अंदर चेंज हो रहा है। फिनलैंड से शुरू हो जाएं, इटली से आप शुरू हो जाएं, चेक रिपब्लिक तक आप पहुंच जाएं, ऑस्ट्रिया तक पहुंचे, तो आपको हंगरी जो है बहुत बड़ी मिसाल है कि आपको राइटिस्ट और फार राइटिस्ट नजर आ रहे हैं। जो बेसिकली मेरा तजिया ये है कि खुद ये जो एक वेस्टर्न तहजीब है उसकी सर्वाइवल और उसकी जो अपने डाउनफॉल की एक बहुत बड़ी निशानी के तौर पे मैं इसे देखूं। बिल्कुल, हमारे पास टाइम भी काफ़ी शॉर्ट हो गया। हैदर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो तारिकान वतन के हवाले से पॉलिसियां बनाई जा रही हैं, इकदाम किए जा रहे हैं, क्या इन पॉलिसियों पे अमल मुमकिन है? देखिए, पॉलिसियां पे अमल तो मुझे नहीं लगता है कि 100% ये कर पाएंगे, क्योंकि वो पॉलिसियां जो बनाते हैं उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है पूरा। आप जब जिनके लिए पॉलिसियां बना रहे हैं, जब 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 उनको लेकर आए, तो आपने किस सिचुएशन में उनको लेकर आए, कौन सा वो प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आप उनको यहाँ लेकर आए, उनको आने दिया है, या उनको वीजे दिए हैं, या उनको इमिग्रेशन दी है। उसके बाद आप जितनी पॉलिसी बना लें। देखिए, एक एक बात हमें समझना चाहिए कि वेस्ट ने ईस्ट वालों को अपने यहाँ जो आने दिया है, तो इस ये सोच कर आने कि यहाँ पर आएंगे, यहाँ की सोसाइटी में मर्ज हो जाएंगे और यहाँ की सोसाइटी का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन उसके बरक्स हुआ है बिल्कुल। जो लोग आए उन्होंने अपनी शनाख्त बना ली, उन्होंने अपने इंडिविजुअल अपनी एक सोसाइटी बना ली, और उस सोसाइटी में उन्होंने अपने आप को इस तरह जिंदा रखा कि उनकी सोसाइटी जो है वो सुपरसीड कर गई यहाँ की लोकल उनकी सोसाइटी फोर्थ को। जनरेशन आज जी, ब्यूरोक्रेसी में आ ना। हाँ, फोर्थ जनरेशन आ गई, वो बहुत ज्यादा अपने आप को डेवलप कर गए। अब बिल्कुल बिलाल साहब ने सही बात की कि अब वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी से सेंस ऑफ सिक्योरिटी पे चले गए, कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो रवायात हैं, वो रिचुअल्स जो हैं, वो अब खत्म होती जा रही हैं। अब ये क्योंकि लोग की यहाँ पे पोस्ट पे ओवर वो चले गए हैं, लोग पढ़ की लिख के पोस्ट पे ओवरकम कर रहे हैं, गालिब आ रहे हैं हमारे ऊपर। तो पॉलिटिक्स में आ गए हैं। ये तो जमाने में हमेशा चलता रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये अगर आप इंसानी तारीख को देखें तो ये हमेशा चलता रहा है। लेकिन असल बात ये है कि वो कंट्रीज, वो ममालिक जहां पे इस वक्त ये प्रॉब्लम्स हैं,
क्या वो पहले से बेहतर हुए हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं? ये बड़ी अहम चीज है, क्योंकि अगर यहाँ के माशी हालात खराब हो जाते हैं यूरोप के, जैसे यूरोप बहुत सारी चीजों में उलझ गया है। बिल्कुल सही बात है, अमेरिका ने पहले देखें यहाँ पे यूरोपियन जो है ये ग्रेटर यूरोप का इनको नारा दिया, क्योंकि अमेरिका एक एक मुल्क से अकेला नहीं लड़ सकता, तो उसने कहा तुम सब एक साथ मिल जाओ और ग्रेटर यूरोप बनवाया। उस ग्रेटर यूरोप ने यूनान जैसे मुल्क, करप्ट मुल्कों को इतना फीड किया, इतना पैसा दिया कि ये गरीब हो गए। फिर उसके बाद यूक्रेन वार में उलझ गए, फिर उससे पहले मसेडोनिया यूगोस्लाविया वार में ये उलझे रहे। तो ये मुसलसल अपनी प्रॉब्लम्स में यूरोप जो है उलझा हुआ है, और उसका फायदा दोनों मुल्क उठा रहे हैं, चाइना भी उठा रहा है, अमेरिका भी उठा रहा है। अब अमेरिका, अभी ताजा तरीन बयान था, उसने, ट्रम्प ने कहा है कि जी आप जो है एनर्जी हमारी हमसे लें और इसको आप कंज्यूम करें। और यूरोप ने कहा ठीक है, हम बात करने को तैयार हैं। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम आपसे ऑयल भी खरीदेंगे, आपसे ये दूसरी चीजें भी खरीदेंगे। यानी इसका मतलब है कि अमेरिका इकानमी तौर पर अपने आप को मजबूत कर रहा है, और यूरोप जो है डे बाय डे नीचे जा रहा है। अगर आप जुनेर, आप देखें नॉर्वे की जो सिचुएशन आज है, आज से 15-20 साल पहले बहुत अच्छी थी। जर्मनी की मैं यहाँ देख के बैठ के देखता हूँ कि यहाँ पे इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, कंपनीज यहाँ से जा रही हैं, क्योंकि इनके जो सिस्टम जो है अभी तक उसी लेवल पे काम कर रहा है जैसे आज से 35-40 साल पहले करता था। तो उस वजह से, कंजर्वेटिव होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और नेक्स्ट ये आ रहा है कि एथनिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये मौशी मसाइल हल नहीं हुए तो यूरोप में खाना जंगी सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग चाहते हैं अपने फायदे हासिल करना, वो किसी भी कीमत पे लेंगे, किसी भी कीमत में, चाहे आपको हमें मार के लें या हमें कत्ल करके लें, लेकिन वो अपने फायदे छोड़ेंगे नहीं। ये यहीं पे एक आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि आपने ये अभी बात की है रिलीजियसली। यहाँ के यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के एक प्रोफेसर हैं ली नार्ली, उन्होंने अपनी एक मजमून शाया किया है, यहाँ के आफ्तन पोस्टन अखबार है बड़ा मशहूर नॉर्वे का, कि ये जो माली मावनत करते हैं ना, ये जो रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ हैं उनको, आपको पता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं ये दूसरी हैं, उनको पर ईयर पर एनम के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने कहा ये जो है ये गलत है, ये निज़ाम जो मैकेनिज्म है ना, ये इनको फिरकों में बांट रहा है, तो इस पे हमें दोबारा से सोचना होगा। तो ये किस तरफ जा रहे हैं, क्या इस पे पाबंदी लगाएंगे? ये देख रहे हैं कि ये मजबूत हो रहे हैं? नहीं देखिए, पाबंदी तो ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इनका एलिमेंट है जिसको यूज कर रहे हैं, ये इनका एक टैक्टिक है जिसको यूज करते हैं ये, इस हिसाब से, क्योंकि उनको फायदा होता है, क्योंकि नहीं, हमेशा। इलेक्शन भी आ रहे हैं ना। हाँ, इलेक्शन बिल्कुल। देखिए, इलेक्शंस की जो मोटिव होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। उसमें जो जो दुश्मन होते हैं पूरे 5 साल 4 साल, वो इलेक्शन में अचानक दोस्त बन जाते हैं और फिर नई चीजें जो है उठा हाँ, देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और इलेक्शन इलेक्शन खत्म होते ही वो सब भूल जाते हैं, फिर उनको पता नहीं होता है। यहाँ पे CDU SPD जो है वो सारे टाइम लड़ते रहते हैं, जब सारा टाइम दोस्त बन के बैठे रहते हैं। इलेक्शन आते हैं तो एक दूसरे पर तनकीद करने लगते हैं, उनको बयानिया बुरा भला बनाया कहते जाता हैं। है। जी हाँ, बयानिया बनाया जाता है, एक नैरेशन जो हर मुल्क में होता है। लेकिन असल बात यह है कि जो ये ऐड दे रहे हैं, देखिए चाइनीज एक कहावत है कि मछली खिलाओ नहीं, मछली पकड़ना सिखाओ। हम्म। ये लोग जो है मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे हैं, ये खिला रहे हैं बस। थोड़े से पैसे ले लो और तुम जो है ना कुछ नहीं करो, हमें दुनिया पे हुकूमत करने दो। असल मसला यही है कि ये चाहते हैं कि कुछ मुल्कों में अपनी थोड़ी बहुत ऐड देते रहें, जिससे वो इनके गुलाम रहे, असीर रहे, मोहताज बन जाए। और ये इनका काम बड़ा जबरदस्त चल रहा है। आप ये देखिए ना कि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, अगर उसकी बात करें, IMF पे हम अगर भरो नहीं करें तकिया, उससे मदद ना लें, तो हम कहते हैं जी हम मर जाएंगे। यानी IMF ने ऐसा जकड़ लिया है हमको कि अब हम निकल ही नहीं सकते। और इसी तरह हर मुल्क में किसी ना किसी तरीके से बड़े मुल्कों ने उनको जकड़ रखा है, और ऐसा जकड़ा है कि वो निकल नहीं सकते हैं। अब ये यूक्रेन वॉर जो है, अमेरिका, ट्रम्प जो है हमेशा खिलाफ रहा है इसके। अब देखना ये ट्रम्प आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनाता है, क्योंकि जिस दिन अमेरिका जो है एड देना बंद करेगा यूक्रेन को, तो सारी जिम्मेदारी जर्मनी की हो जाएगी, और जर्मनी में इतनी ताकत नहीं है कि अकेले यूक्रेन वॉर लड़ सके। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ट्रम्प के आने के बाद कि यूरोप में क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक एक आखिरी क्वेश्चन, हमारे पास 3 मिनट बचे हैं मिला साहब, हम एक मुझे कमेंट करने दो, बस एक ठीक है, इस पे कमेंट कमेंट करते हैं, आपसे। इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। अच्छा, बात ये कि एक थ्योरी है सिक्योरिटाइजेशन, ये ये देखिए 80s कि के तीन अंदर मिनट है, ना हमने एक क्वेश्चन और भी लेना है। बैरी बुजान ने दी थी। उसमें उसका ये है कि जो सिक्योरिटी है ना, बेसिकली इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो सिक्योरिटी ये है कि आपकी स्टेट जो रियलिज्म देखता है वगैरह, और दूसरी जो है सिक्योरिटी के बारे में जो नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट आया कि ह्यूमन सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो थ्योरी बेसिकली ये थी कि एक ऑर्डिनरी मसले को
जो हुकूमत जो है ना उसे जो है ना एक वाया स्पीच एक्ट जो है उसको सिक्योरिटी का नंबर 1 जो है ना बना देती है मसला। जिस तरह 9/11 के बाद हमने देखा कि उन्होंने कहा टेररिज्म टेररिज्म, और एकदम आपका पैट्रियट एक्ट और पता नहीं क्या क्या एक्ट्स आ गए जिसके अंदर उन्होंने पॉलिटिकल फायदे उठाए। इस वक्त यूरोप की भी जो सिचुएशन चल रही है, तो ये इमिग्रेशन हो गई, कल्चर हो गया, इसको वो सिक्योरिटाइज करें। हालांकि ये मेरा नहीं ख्याल कि यूरोप का मसला है, क्योंकि यूरोप के अंदर जो मेरे जानने वाले मेरे रिश्तेदार, आपके आप तो रह रहे हो आप दोनों, तो वो उसी कल्चर के पीछे चल रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को भी रखा हुआ है। उसे सिक्योरिटाइज क्यों किया जा रहा है? उसको सिक्योरिटाइज इसलिए किया जा रहा है कि उससे पॉलिटिकल फायदे उठाए जा सकें, और ये राइट की जितनी भी जमातें हैं वो उसको करिए। वरना इस वक्त आपके नॉर्वे का जो है इलेक्शंस की तरफ आप लोग जा रहे हो, तो लेबर पार्टी क्यों नहीं इसे सिक्योरिटाइज कर रही? लेबर पार्टी भी इमिग्रेशन को उठा के मसला बनाए, बाकी पार्टीज क्यों नहीं बना रही? क्यों राइट और जो अल्ट्रा राइट जमातें हैं वो इसे बना रही? क्यों? क्योंकि उनके अपना सर्वाइवल, उनकी पॉलिटिकल जो वेल बीइंग है और उनका आगे निकलना वो उसके ऊपर है। हालांकि ये यूरोपियन गवर्नमेंट्स भी जानती हैं कि अल्ट्रा राइट का आगे आने का मतलब ये है फॉल ऑफ वेस्ट। तो ये एक कमेंट था जो मैंने देना चाह रहा था। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मोहम्मद जुनैर को इजाज़त दीजिए। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।